हाँ भाई, आवाज वगैरह आ रही है सबको? हाँ, ये जो प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा वो नोट करो, वैसे भी ये प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा डिटर्मिनेंट की मैं। जिनको ये प्रॉपर्टी आएंगी उन्हीं को समझ में आएगा। प्रॉपर्टी नोट करो सभी, करो नोट। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट will remain unchanged when rows are changed into column, into column। ये बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो सेम रहेंगी जब रो को कॉलम में चेंज करा जाएगा। रो को कॉलम में कैसे चेंज करा जाएगा? मींस जैसे बी सी डी ई एफ एल एम एन, मींस मान लीजिए डिटर्मिनेंट है, ये क्या है आपका? डिटर्मिनेंट है। इसको एक्सपेंड करें, कोई वैल्यू आएगी इसकी। अगर मैं इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दूं तो जैसे इसको एक्सपेंड करोगे, या फिर मैं क्या कर दूं, इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दूं, ए बी सी, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, दूसरी रो को भी मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, तीसरी रो को भी मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, तो जो वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की आएगी ना, वही वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की आएगी। इसलिए बोलते हैं हम कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो अनचेंज रहेगी जब रो को कॉलम में चेंज करा जाए। जब रो को कॉलम में चेंज हो गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो अनअल्टर्ड रहेगी, अनचेंज रहेगी, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये थी कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो अनचेंज रहेगी जब रो को कॉलम में चेंज करोगे आप। जब क्या करोगे, रो को कॉलम में, जैसे ये आपका डिटर्मिनेंट है, आपने इसकी रो को उसके कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को अपने कॉलम में चेंज कर दिया, तो जो वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की, मान लिया इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट आई, और तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या आएगी? सेम आएगी। ये दोनों क्या होंगे? सेम। मतलब क्या होगा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब आप रो को कॉलम में चेंज करेंगे। रो को आप कॉलम में चेंज करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, नंबर 2, अगेन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ determinants, determinants remain unchanged, remain unchanged if each element, each element of any row or column is added or subtracted by some simple multiple of, simple multiple of corresponding of elements of corresponding rows और कॉलम्स। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो दोबारा से अनचेंज रहेगी। पहला केस तो मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कब अनचेंज रहेगी? जब आप रो को कॉलम में चेंज करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। फिर कब नहीं बदलेगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू? क्या लिखा मैंने? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड। यदि किसी भी रो या कॉलम का कोई एक एलिमेंट उसमें जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए, क्या घटा दिया जाए? some simple multiple of elements of corresponding rows और column। इसको एक बार समझेंगे आप, फिर ये बात आपको समझ में आएगी। इसको समझाता हूं एक बार में। देखिए, इसको समझे आप एक बार, क्या मसला है ये। देखिए, फॉर एग्जाम्पल वी हैव a determinant like this 1 2 3 4 5 6 1 4 2। ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है। let the value of this determinant is represented by the delta, let this determinant is represented by the delta। मान लिया इस डिटर्मिनेंट को आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इसमें क्या प्रॉपर्टी लगाई मैंने, भाई क्या कहता हूं मैं, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी अगर मैं किसी भी रो या कॉलम के अंदर, किसी भी रो, कोई भी प्रत्येक एलिमेंट में, एलिमेंट लेंगे हम किसी भी रो या कॉलम का, उसमें हम कोई सिंपल मल्टीपल किसी भी एलिमेंट्स का कोरस्पेंडिंग रो या कॉलम के मैं ऐड करूं उसके अंदर या सब्ट्रैक्ट करूं, तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की सेम रहेगी। सपोज ये आपका डिटर्मिनेंट है, मान लिया जो ये डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू मान लिया आपने एक्सपेंड करा इसको, और इसकी वैल्यू मान लिया ए आई, कितनी आई इसकी वैल्यू मान लिया ए आई, सपोज कर लिया मैंने, इसकी एक्सपेंशन के बाद वैल्यू कितनी आई, ए आई मान लिया कोई, ठीक है, या एम आई कोई नंबर है मान लिया एम आई इसकी वैल्यू, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूं, मैं इस डिटर्मिनेंट के अंदर जैसे क्या करूं मैं, ये मैंने एक कॉलम लिया, मैंने क्या ले लिया, कॉलम लिया एक, अप्लाइंग ऑपरेशंस, अप्लाइंग ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे आप, क्या बताया मैंने, देखिए ये आपका C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C1 के एलिमेंट है, जो ये C1 के एलिमेंट हैं उसके कोरस्पेंडिंग एलिमेंट C2 के ये हैं, और जो C1 एलिमेंट है उसके कोरस्पेंडिंग एलिमेंट C2 के भी हो सकते हैं, और C3 के भी इसके कोरस्पेंडिंग एलिमेंट है, संगत एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि आपकी R1 है, इसके इस R1 के इन एलिमेंट्स के कोरस्पेंडिंग एलिमेंट R2 के भी हो सकते हैं और R3 के भी हो सकते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं भी, जैसे अगर मैं ये कॉलम ले लिया, मैंने फर्स्ट कॉलम लिया 1 2 3, उसके अंदर मैं मान लिया जो ये C2 है, क्या है C2 है, उसको 2 से C2 को 2 से गुणा करके, C2 के प्रत्येक एलिमेंट को 2 से गुणा करके इसमें पहले वाले में जोड़ दूं, 2 से गुणा करके पहले वाले में क्या कर दूं, जोड़ दूं। जैसे ये C1 है, इसके कोरस्पेंडिंग एलिमेंट C2 की भी हो सकते हैं और C3 की भी हो सकते हैं। अब जो ये C2 के एलिमेंट है उसको मैं प्रत्येक एलिमेंट को 2 से गुणा करूंगा, किससे गुणा करूंगा, 2 से 3 से, जो भी आपको ठीक लगे, और कोरस्पेंडिंग एलिमेंट मींस जैसे 1 का कोरस्पेंडिंग एलिमेंट क्या है, इसमें 4, 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया 8, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 12। मैंने क्या करा, जो C1 के कोरस्पेंडिंग एलिमेंट C2 पे थे उसके प्रत्येक एलिमेंट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके इस C2 को और किसके अंदर जोड़ दिया मैंने, C1 के अंदर जोड़ दिया, ठीक है। या मैं घटा भी सकता हूं या दोनों बार जोड़ सकता हूं, घटा सकता हूं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए ये C3 है, ये क्या है C3 है, C3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करके मान लिया C1 में से माइनस कर, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 माइनस 5 कर दिया 20, और ये कितना कर दिया मैंने 10, लेकिन हो कोरस्पेंडिंग एलिमेंट, कोरस्पेंडिंग एलिमेंट मैंने आपको बताया था C1 के कोरस्पेंडिंग एलिमेंट ये हैं, C1 के कोरस्पेंडिंग एलिमेंट ये, मींस मैंने क्या बताया आपको कि जैसे किसी भी रो या कॉलम के अंदर आप कोई चेंज कर सकते हैं, उसमें उसके कोरस्पेंडिंग कॉलम, जैसे मैंने कॉलम ले लिया, उसका कोरस्पेंडिंग कॉलम है C2 और C3, उसको मैं किसी भी एक सिंपल मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके C2 को इसमें जोड़ भी सकता हूँ या घटा भी सकता हूँ। जैसे मैंने C2 के प्रत्येक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया, और C3 के प्रत्येक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से मैंने माइनस कर दिया, -5 -20 -10 ऐसे कर दिया मैंने। मेरी बात आपको समझ आई। अब जो दूसरा कॉलम था उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, दूसरे कॉलम पे आपने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, लेकिन जैसे आप इसको खोलोगे ना, जब भी आप इस डिटर्मिनेंट को भी ओपन करेंगे, जैसे ये एलिमेंट हो गया हमारा, मान लिया 9 में से 5 गया 4, और ये 12 -8 हो जाएगा, ये 15 5 हो जाएगा, 4 5 6 1 4 2, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जैसे इसमें m आई थी ना, इसको एक्सपेंड करने के बाद इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, m ही आएगी। मींस क्या हुआ, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या कॉलम के आपने एलिमेंट ले लिए और उनके कोरस्पेंडिंग एलिमेंट को किसी सिंपल मल्टीपल से आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो उसमें या सब्ट्रैक्ट कर दो, तब डिटर्मिनेंट जो नया बनेगा, जो डिटर्मिनेंट ऊपर वाले की वैल्यू थी वही नीचे वाले की वैल्यू आएगी। मैं इसको और तरह से बोल सकता हूं, जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये क्या है R3 है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है m है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने एक ऑपरेशन लगाया, क्या ऑपरेशन लगाया भाई, जो R1 है ना उसको मैं R1 में R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके मैंने जोड़ दिया, मान लिया जोड़ दिया, और क्या करा मैंने, देखो ये R1 है, ये क्या है R2 है, R1 के कोरस्पेंडिंग एलिमेंट ये R2 के एलिमेंट है, इन सारे एलिमेंट को मैं किससे मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके पहले वाले में जोड़ देता हूँ, घटा भी सकता हूँ जोड़ भी कर सकता हूँ।
इसको भी इंक्लूड कर सकता हूँ या छोड़ भी सकता हूँ, इसको भी किसी से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर जोड़ दूं घटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी क्या करा मैंने, ये ऑपरेशन लगाया तो इसका क्या मतलब हुआ, अभी जो डेल्टा बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए एक है R1, R1 में मतलब जो सारे एलिमेंट है वो सेम रहेंगे। अब उसके अंदर क्या जोड़ना है अपने, R2 के प्रत्येक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो, उसके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, ये 6 जोड़ दिया मैंने इसके अंदर। फिर ये 4 एलिमेंट है R1, फिर R2 उसके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट 5 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो 15, 4 और 15। इसके बाद आगे चलो, ये R1 है, ये क्यों कौन सा है, R2 है, R2 को 3 से मल्टीप्लाई 12, 1 प्लस 12, 1 प्लस 12 मीन्स मैंने क्या कर दिया, R1 के प्रत्येक एलिमेंट में R2 के प्रत्येक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया इसके अंदर। तो आपको जो वैल्यू अभी नया R1 बन जाएगा आपका, और बाकी आपने किसी के अंदर कोई चेंज नहीं करा है। इसका मतलब जो है ना, ये जो नया डिटरमिनेंट आपका बनेगा उसकी वैल्यू जो है वही आएगी जो पहले की आई थी। मींस एक्सपेंड करने के बाद इसकी वैल्यू मान लिया तो इसकी वैल्यू भी अभी कितनी आएगी, m ही आएगी। मींस क्या हुआ, किसी भी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम के अंदर उसके कोरेस्पोंडिंग रो या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, किसी सिंपल मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके ऐड या अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो नया डिटरमिनेंट बनेगा उस डिटरमिनेंट की वैल्यू वही रहेगी जो पहले वाले की रही थी। मतलब ऐसे आप ऑपरेशन लगा सकते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ भैया, प्रॉपर्टी समझ में आ रही है आपको? हेलो, अरे ये प्रॉपर्टी समझ में आई? ओके, नेक्स्ट चलिए आप आगे। अभी आ जाओ थर्ड प्रॉपर्टी। हेलो हेलो, हाँ मैं बोलो फटाफट। अरे यार करवा था अभी इनको नंबर। अरे आपने नंबर दिया था क्या व्हाट्सएप के लिए? भाई आप पे व्हाट्सएप चल रहा है, जो व्हाट्सएप चल रहा है उससे मैसेज करो, बच्चे का नाम वो क्लास करवा देंगे। दोबारा से भेजो भाई, दोबारा से ऐसे नहीं मिलता, दोबारा से भेज दो। तो देखिए अभी थर्ड प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो, विल बी जीरो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू बोल रहा है जीरो होगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी व्हेन एनी हेलो, अरे भाई अभी क्लास है मेरी, अभी फोन मत लो मेरे पास। भाई मेरे को मैसेज कर दो आप फटाफट, व्हाट्सएप करवा दो दोबारा से। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो जीरो होगी व्हेन एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। ये बोला डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या कॉलम क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 4 5 1 2 9 3 4 5, आपने क्या देखा, ये डिटर्मिनेंट है, उसको आपने एक्सपेंड करना है। आप बिना एक्सपेंड करे बता सकते हो कि इसकी वैल्यू जीरो है, क्यों? क्योंकि आप देखो C1 और आप देखो क्या C3, इसे C1 है, दिस इज C3। इन दोनों डिटर्मिनेंट जो है, इस डिटर्मिनेंट के अंदर जो C1 और C3 है दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे ऐसे हो जाए, मान लिया सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल इज 4 5 6 1 2 9 1 2 9। इस डिटर्मिनेंट को भी आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, आपको कभी पता चल जाएगा भाई R2 और R3 और R3 सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है वो जीरो हो जाएगी जब कोई भी दो रो या कॉलम क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। इसके बाद वो क्या है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट will be zero if any rows or column
इज जीरो, इज जीरो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू और भी तरीके से जीरो हो सकती है। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी रो या कॉलम जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फिर भी क्या होगी, जीरो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 1 2 3 4 5 6, ये मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया। ये मैंने क्या लिया, एक डिटर्मिनेंट लिया। तो जो डिटर्मिनेंट लिया है, आपने देखा कि जो ये C1 है इसमें ये क्या है, जीरो है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो किसी भी जब किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो जीरो दो तरीके से हो सकती है, या तो उसकी कोई रो या कॉलम जीरो हो जाए, या किसी डिटर्मिनेंट की कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, फिर भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है। इसके बाद है फिफ्थ प्रॉपर्टी, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। साइन ऑफ determinant will be changed if two adjacent rows or columns are interchanged। ये क्या बोल रहा है, साइन जो है डिटर्मिनेंट का वो बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कब, जब दो एडजेसेंट रो, एडजेसेंट में लगते हुए होते हैं, कोई दो लगती हुई रो आपस में लगती हुई टच करती हुई रो या कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाए, मतलब एक दूसरे की जगह ले ले, तो साइन है डिटर्मिनेंट का वो चेंज हो जाएगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल 3 4 5 4 9 1 2 9 1 3 जो भी है, दिस योर डिटर्मिनेंट, ये आपका डिटर्मिनेंट है। अभी मैं क्या करता हूं, ये R1 है, ये R2 है, ये और ये एडजेसेंट है, R2 R3 एडजेसेंट, तो जो टच करती हैं लाइनें आपस में वो एडजेसेंट होती हैं। ऐसे ही कॉलम, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, C1 और C2 ये आपस में एडजेसेंट है, C2 और C3 ये भी आपस में एडजेसेंट है। ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, किन्हीं भी दो रो या कॉलम को आपने इंटरचेंज करना है। क्या करना है, आपने इंटरचेंज करना है। तो क्या होगा, इंटरचेंज करने पे मीन्स, मान लिया मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, R1 R2 को मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। R1 की जगह R2 आ जाएगा, R2 की जगह क्या आ जाएगा, R1। तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 9 1 तो ऊपर की तरफ आ जाएगा, 3 4 5 वो नीचे की तरफ आ जाएगा, 2 1 3 ध्यान दीजिए, 4 9 1 में R1 की जगह लेके गया और R2 की जगह 3 4 5 को लिया, इंटरचेंज कर दिया मैंने इनको। तो बाहर किसका निशान आ जाएगा, नेगेटिव का निशान आ जाएगा। किन्हीं भी दो एडजेसेंट रो या कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी चेंज्ड। और ये और भी चेंज हो सकता है। कैसे, जैसे मैं क्या करूं, मैं C1 और C2 को इंटरचेंज करूं, जैसे सिंबल ऑफ इंटरचेंजिंग, तब क्या होगा, 3 4 2 4 9 1 पहले आ जाएगा, 3 4 2 उसकी जगह आ जाएगा C2 की जगह। तो अब भी कोई डिटर्मिनेंट है जो इसके बाहर नेगेटिव का निशान आ जाएगा। मीन्स अब की बार आपने क्या कर दिया, C2 की जगह C1 ले आए, C1 की जगह C2 ले आए, तो देन जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो पहले थी उसका नेगेटिव का निशान हो जाएगा। लेकिन हमने इंटरचेंज करना है एडजेसेंट रो का, हम ऐसा नहीं कर सकते कि C1 और C3 को आपस में चेंज कर दें, एडजेसेंट होना चाहिए। C1 को C2 के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, C2 को C3 के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सिक्स प्रॉपर्टी, if each element of any row or column of a determinant is expressed as sum of two or more terms, then whole determinant can be expressed
as sum of two or more determinant, क्या बोला मैंने? अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या कॉलम में प्रत्येक एलिमेंट दो या दो से ज्यादा टर्म्स का सम है, दो या दो से ज्यादा टर्म्स का क्या है? सम है, तो आप उस सारे के सारे डिटर्मिनेंट को दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हो। कैसे? देखिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2, 3 + 4, 9 + 1, 3, 4, 5, 9, 1, 2। सपोज करो ये हमारा डिटर्मिनेंट है। आपने इसमें क्या देखा है? आपने देखा कि जो C1 के अंदर जो प्रत्येक एलिमेंट है वो दो टर्म का सम है, जैसे 1 + 2, 3 + 4, 9 + 1। अब हम इस पूरे डिटर्मिनेंट को ही दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। कैसे? एक बार में ले लेंगे 1, 3, 9 और ये रिपीट कर देंगे। एक डिटर्मिनेंट तो आपका ये बन जाएगा और प्लस में दूसरा डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? ये बन जाएगा 2, 4, 1 ले लेंगे, 3, 4, 5, 9, 1, 2। तो यहां देखोगे जो फर्स्ट कॉलम था आपका, उसका प्रत्येक जो एलिमेंट था वो दो टर्म का सम था, तो मैंने इस डिटर्मिनेंट को ही दो डिटर्मिनेंट में पार्ट डिवाइड कर दिया। वन इज बाय यूजिंग दिस पार्ट एंड रिमेनिंग द लास्ट टू एज सेम, और जो सेकंड डिटर्मिनेंट बनेगा उसमें इसका यूज हम करेंगे और लास्ट वाला हम रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो इन दो डिटर्मिनेंट का जो सम है वो ये हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, मींस अगर प्रत्येक एलिमेंट किसी भी रो या कॉलम का दो या दो से ज्यादा टर्म्स का सम है तो हम उतने ही डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। जैसे इसमें प्रत्येक एलिमेंट दो टर्म का सम है तो मैं दो ही डिटर्मिनेंट बना सकता हूँ। ऐसे ही रो में भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे वी हैव डिटर्मिनेंट लाइक दिस 1 + 2, 5 + 4, 9 + 1, 2, 3, 4, 9, 1, 2। ये हमारा डिटर्मिनेंट। आपने ऊपर देखा कि जो आपकी R1 है, द रो नंबर 1, इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है वो दो टर्म का सम है। कितने टर्म का सम है? दो। तो इससे आप दो डिटर्मिनेंट बना सकते हो। कितने डिटर्मिनेंट बना सकते हो? दो। वन इज 1, 5, 9। एक बार तो ये रो बन जाएगी आपकी और नीचे की जो रो है वो रिपीट हो जाएगी और प्लस में क्या हो जाएगा? फिर आपकी दूसरी रो बन जाएगी ये 2, 4, 1, 2, 3, 4, 9, 1, 2। मीन्स एक बार मैंने इसका यूज कर लिया यहाँ पे, ये दोनों बाकी रिपीट कर दिया। ऐसे कैसे? एक बार मैंने 2, 4, 1 का प्रयोग कर लिया यहाँ पे और बाकी दोनों रिपीट कर दी। तो मीन्स यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट में प्रत्येक रो है जो उसका एलिमेंट है, जो प्रत्येक एलिमेंट वो क्या है? दो टर्म का सम है। तो आपका डिटर्मिनेंट कितने? ये डिटर्मिनेंट दो ही डिटर्मिनेंट में रुक जाएगा। वन इज दिस एंड वन इज दिस। इसके बाद सेवंथ प्रॉपर्टी एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज seventh property. If in a determinant, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर every element of any row or column is multiplied by a factor, then the whole determinant will be multiplied by that factor। क्या बोला मैंने? अगर किसी डिटर्मिनेंट में प्रत्येक एलिमेंट किसी भी रो या कॉलम का किसी फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई रो या कॉलम है उसका प्रत्येक एलिमेंट आपने किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो सारा ही डिटर्मिनेंट उस फैक्टर से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। लाइक दिस, देखिए 3, 2,
9 1 2 1 3 1 2 that this is your determinant। मैं क्या करता हूं, C1 के प्रत्येक एलिमेंट को मैं K से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने C1 के प्रत्येक एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सारा का सारा जो डिटरमिनेंट K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या कहने का ये मतलब है कि K कॉमन आ जाएगा। K क्या आ जाएगा कॉमन, 3 1 3 2 3 1 9 1 2 9 1 2 3 2 9 1 3 1 3 1 2 मीन्स आपने C1 के प्रत्येक एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई करा था, K फैक्टर से मल्टीप्लाई करा, तो ये सारा डिटरमिनेंट किससे मल्टीप्लाई हो गया, K से, सारा ही मल्टीप्लाई K से हो गया ये। या लाइक दिस, जैसे दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं तो क्या होगा, देखिए 9 1 2 3 1 2 4 1 2 इज योर डिटरमिनेंट। अगर मैं R1 के प्रत्येक एलिमेंट को P से मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, P से मल्टीप्लाई करूं, तो ये सारा ही डिटरमिनेंट P से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या इन अदर वर्ड वी कैन से दैट P will be common from the determinant like this 9 1 2 3 1 2 4 1 2। तो ये आपकी 7th प्रॉपर्टी, ये आपकी 7th प्रॉपर्टी थी। हाँ भाई समझ में आई आपको, ये सारी प्रॉपर्टी 7 की 7 प्रॉपर्टी समझ में आई आपको। अरे जिसको ये प्रॉपर्टी समझ में आई हो तो पूछ सकता है भाई, उसको समझ नहीं आएंगे, अगर समझ में आ गई है प्रॉपर्टी तो सारे सम आ जाएंगे। बताओ समझ में आ गई है? ओके, अब एक्सरसाइज देखिए, इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज होगा केवल इसमें, ठीक है। एक मिनट में एक्सरसाइज देखो। अरे एक बार दोबारा से ज्वाइन करो भाई, इसको टाइम हो गया, दोबारा से ज्वाइन करो एक बार। फोर पॉइंट टू एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 4.2 पे क्या लिखा गया इसमें देखिए, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट ईच ऑफ द फ्लोइंग डिटरमिनेंट वेंसिस। आपने एक्सपेंड नहीं करना है, एक्सपेंड करोगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपने प्रूव करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, 0 है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, 0। बिना एक्सपेंड करें आपने बताना है डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। वेंसिस का मतलब होता है 0। अब विदाउट एक्सपेंडिंग में आप कब एक्सपेंड कर सकते हो, 0। अब विदाउट एक्सपेंडिंग में आप कब एक्सपेंड कर सकते हो, जब किसी रो या कॉलम में 2 0 आ जाए तब आप एक्सपेंड कर सकते हो, उसको विदाउट एक्सपेंडिंग माना जाएगा। आपने जैसे आप ये डिटरमिनेंट आ गया, मान लीजिए करवा रहा हूं आपको, जैसे 148 111 37 4 3 1 23 17 एंड 101, ये एक आपका डिटरमिनेंट है। वैसे तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सपेंड करके इसका आंसर निकाल दोगे आप, लेकिन उसका नंबर नहीं मिलेगा आपको। बिना एक्सपेंड दोगे आप, लेकिन उसका नंबर नहीं मिलेगा आपको। बिना एक्सपेंड करें, बिना एक्सपेंड करें का क्या मतलब है, या तो आप ऑपरेशन लगाओ इसके ऊपर, कुछ ऐसा करो कि इस डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम में 2 0 आ जाएं, फिर आप एक्सपेंड कर सकते हो। अदरवाइज प्रॉपर्टी का आपने यूज करना है, सीधा एक्सपेंड आपने करना नहीं है, और ये दिखाना है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। कैसे करेंगे देखिए, ध्यान दीजिए, ये 37 है, ये 117 है, और ये कितना है 148 है। ध्यान दीजिए, देखिए बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, ये 37 है, अगर मैं 37 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, ये आ जाएगा 111, और 37 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 148 आ जाएगा। देखो ये डिटरमिनेंट है, इसमें क्या करोगे आप देखिए, जो 148 है ना उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 37 इंटू 4, 37 इंटू 4, 111 को मैं लिख सकता हूँ 37 इंटू 3, और 37 को मैं लिख सकता हूँ 37 इंटू 1। ऐसे करके आप इनको लिख देंगे। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई थी, अगर किसी भी डिटरमिनेंट में
कोई भी रो या कॉलम के अंदर प्रत्येक एलिमेंट किसी सब फैक्टर से मल्टीप्लाई है तो बाहर कॉमन आ जाएगा, या वो सारा डिटर्मिनेंट ही क्या हो जाएगा, उस प्रत्येक एलिमेंट किसी सब फैक्टर से मल्टीप्लाई है तो बाहर कॉमन आ जाएगा, या वो सारा डिटर्मिनेंट ही क्या हो जाएगा, उस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो इस C1 के अंदर प्रत्येक एलिमेंट में 37 है तो बाहर निकल जाएगा, 37 बाहर हो जाएगा, 4 3 1 बचा, 4 3 1 बचा, 37 17 1 0 1। अब ये डिटर्मिनेंट बचा आपका, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था C1 और C2 दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। कोई दो रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 37 into 0 क्यों लिखेंगे ब्रैकेट में, बिकॉज C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, क्योंकि C1 और C2 क्या है, आइडेंटिकल है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो देखो आपने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करा, प्रॉपर्टी का यूज करके आपने बता दिया कि इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। इसको बोलते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग वैल्यू निकालना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी का, इसका सेकंड पार्ट करवाता हूं मैं। 2 5 6x 3 6 9x 4 8 2 5 6x 3 6 9x 4 8 12x 12x। इसमें विदाउट एक्सपेंडिंग आपने बताना है कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हमें पता ही है, वैसे ये 6x है, जो हमें पता ही है, वैसे ये 6x है। इसमें से कितना कॉमन आ जाएगा, 2 3x कॉमन ले सकते हैं, यानी इसमें से 3x कॉमन ले लो, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 3 4 5 6 8, ये 6x को लिख सकता हूँ मैं 2 into 3x, इसको लिख सकता हूँ 3 into 3x। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x कॉमन ले लो, 3x आपने कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 2 3 4 5 6 8 2 3 4। अभी आप पता है आपको कि जो r 0 हो जाएगा, 0, ये 0 है, ये क्या है आपका 0। तो विदाउट एक्सपेंडिंग ये 0 है, ये क्या है आपका 0। तो विदाउट एक्सपेंडिंग आपने बताया कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो क्या है,